हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। देखिए, डेली लाइफ में हमें बहुत सी चीज़ें हर रोज़ मेज़र करनी होती हैं और हम देखते हैं कि उनकी वैल्यू एग्जैक्ट ना आके कुछ डेविएट कर जाती है। फॉर एग्जांपल, आप दूध लेते हैं तो उसमें मेजरिंग मग का भी वेट होता है। सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उसमें बास्केट का भी वेट होता है, या हो सकता है कि उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो। तो इस तरीके से जब एग्जैक्ट वैल्यू ना आके जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कुछ डेविएट कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर्स। तो इसी तरीके से जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी एरर्स आ जाती हैं। उन एरर्स को पढ़ने के लिए हमने उन्हें डिवाइड कर लिया 3 मेजर पार्ट्स में, और वो क्या क्या है, ग्रॉस एरर फर्स्ट, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ग्रॉस एरर क्या है? ग्रॉस एरर होती है जब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है उसे इंस्ट्रूमेंट सही से चलाना ना आता हो, या उसे रीडिंग लेने में प्रॉब्लम हो, या रिकॉर्ड जब किया हो तब कोई मिस्टेक कर दी। तो इस टाइप की जो पर्सनल एरर्स हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर्स। ऑब्वियसली ये दूर की जा सकती हैं सही से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और इंस्ट्रूमेंट को सही रीड करके। दूसरे आती हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स को फिर आगे डिवाइड कर दिया हमने। ये कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, एनवायरमेंटल एरर हो सकती है, या ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकती है। तीसरी है रैंडम एरर्स। ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या है, जरा इनके बारे में देखते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी कोई कमी हो। जैसे वेइंग मशीन पे आप वेट करने गए तो उसकी निडल 0 पर नहीं थी, वो ऑलरेडी कुछ डेविएटेड थी, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड डेविएटेड है तो आपका वेट कुछ ज़्यादा आएगा जितनी वो डेविएटेड थी। तो इस टाइप की जो एरर्स होंगी, या तो पॉजिटिव तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती हैं। या फिर मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है लोडिंग इफेक्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना हो गया है, बार बार लोडिंग की वजह से उसमें गड़बड़ आ गई है, तो इस टाइप की जो एरर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दूसरी हो सकती है एनवायरमेंटल एरर्स। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, बारिश होने लगी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है ना, डस्ट हो गई, इस टाइप की चीज़ें चेंज हो जाए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो जाए और हमारे एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उस पर असर डालें, उसकी वजह से जो एरर्स आती हैं। या फिर हो सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कहीं से जनरेट हो जाए और वो डिस्टर्ब कर दे। तो इस टाइप की जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी क्या होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। तीसरी है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। एरर्स ड्यू टू पैरालेक्स। पैरालेक्स मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में जो है वो गड़बड़ आ जाए। कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, पैरालेक्स किसे कहते हैं? जब भी किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो उसकी जो अपरेंट पोजीशन है वो चेंज हो जाए। मतलब सीधी भाषा में समझते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट क्लोज योर वन आई, एक आंख बंद करके और फिर इसे देखिए, फिर जो बंद है उसे खोलिए और दूसरी आंख को बंद कर लीजिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए आप जो भी देख रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको इसकी अपरेंट पोजीशन, यानी मोबाइल जो है अपनी जगह से हिला हुआ नजर आएगा, है ना। दो अलग अलग जगह पे हमें नजर आती हैं चीजें, क्योंकि दोनों आइज की जो प्लेस है वो अलग है। इस वजह से हमें मोबाइल भी अलग जगह पर नजर आएगा। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और हम रीडिंग लेते वक्त अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर लें, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर लें, तो उस वजह से भी एरर्स, लाइन ऑफ साइट बिगड़ जाएगी और एरर डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी जो एरर्स हैं इन्हें हम किस में काउंट करते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स में। थर्ड था रैंडम एरर्स, मतलब जिनका कोई कारण हमें पता न चल पाए। रैंडम एरर्स किसी भी वजह से हो सकती हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन रिमूव किया जा सकता है। रिमूव कैसे करेंगे? रैंडम एरर्स को रिमूव करने का तरीका होता है कि एक्सपेरिमेंट को आप बार बार परफॉर्म कीजिए, है ना। बार बार परफॉर्म करने से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुंच जाएगी। कैसे? इस ग्राफ से देखिए, ये देखिए यहाँ एक ग्राफ नज़र आ रहा है आपको इस तरीके से, है ना, पहाड़ जैसा। इसको बोलते हैं हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
ये क्या कहता है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर पीक है और दोनों तरफ वैल्यू कम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी क्लास में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। टॉपर्स भी कम होंगे और जो कम पढ़ने वाले हैं वो भी कम होंगे। एवरेज स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं। कौन मैक्सिमम होते हैं? एवरेज स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आने के, एग्जैक्ट आने की चांसेस भी बहुत कम होते हैं और बहुत ही बेकार आपने रिजल्ट निकाला है वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनका एवरेज लेते हैं तो वो वैल्यू किसके नज़दीक पहुंच जाती है? एग्जैक्ट वैल्यू के, है ना। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रैंडम एरर्स को दूर करने का तरीका क्या है? रिपीटिव आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए। क्लियर? इसके बाद एब्सोल्यूट एरर है या एरर परसेंटेज हमें निकालने के लिए कई बार कहा जाता है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? आपकी जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई है और जो उसकी ट्रू वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, और हम ये मान के चलते हैं कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है? 9.8, लेकिन आपकी वो नहीं आई। तो जो आएगी वो क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट। और जो ट्रू वैल्यू हम मान के चल रहे हैं वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में, एग्जैक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और अगर इस एब्सोल्यूट एरर को हम डिवाइड कर दें किससे? ट्रू वैल्यू से। इस एब्सोल्यूट एरर को हम ट्रू वैल्यू से, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रिलेटिव एरर, है ना। क्या आ जाएगी? रिलेटिव एरर। और अगर इस रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज एरर, है ना। कितनी एरर परसेंट है वो आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या बन गई? रिलेटिव एरर। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गई? एरर परसेंटेज। क्लियर है? बहुत सिंपल। अब एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दो क्वांटिटीज हैं जिनको आपको या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों में एरर्स थी, अनसर्टेनिटीज मतलब एरर्स थी, तो चाहे आप ऐड करें क्वांटिटीज को, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें क्वांटिटीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो एरर्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उनको ऐड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। एक एग्जांपल देख लीजिए। द लेंथ्स ऑफ टू सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी L1 एंड L2। दो सिलेंडर हैं, उनकी लेंथ हमने मेजर की, एक L1 और दूसरी L2। कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ्स। दोनों में कितना डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 5.62 प्लस माइनस 0.01। ये प्लस माइनस 0.01 ये जो लिखा है ये क्या है? हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। क्या लिखा है? ये एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर देखिए L2 में क्या है? 4.34 प्लस माइनस 0.02। ये भी क्या है? एब्सोल्यूट एरर। अगर डिफरेंस निकालना है किसी चीज का तो क्या करना पड़ता है? माइनस। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये लिखा L1, ये लिखा L2, L डैश क्या है दोनों का डिफरेंस? L1 माइनस L2। तो जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं ये 5.62 और 4.34, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो कितना आ गया? 1.28। लेकिन एरर्स का क्या करें? डेल्टा L डैश, है ना, डेल्टा L डैश। इन दोनों को आप ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होती एरर्स। ठीक है, क्योंकि एरर घट नहीं सकती भाई। अब एक बात बताइए, इसमें और इसमें एरर इतनी है, जब दोनों ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दो चीजें क्वांटिटीज मिलेंगी तो एरर घटेगी थोड़ी ना, है ना। चांसेस हैं बट एरर्स क्या होंगी? ऐड। ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.02, 0.03। तो आंसर आ गया, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 1.28 और प्लस माइनस 0.03। क्लियर? क्वांटिटीज चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट, लेकिन एरर्स क्या होंगी? ऐड। आगे चलिए। When multiplying and dividing, when two or more measurements are multiplied or divided, again जो एरर्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो क्या होंगी? ऐड। फिर से ऐड होंगी। क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं लेकिन एरर्स क्या होंगी? ऐड।
फिर से एक क्वेश्चन, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, राइट। अब दिया है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये प्लस माइनस 5 क्या बता रहा है, इसमें एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर। एंड I करंट 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये करंट में अनसर्टेनिटी है, करंट में एरर है एब्सोल्यूट। आपको परसेंटेज एरर निकालनी है R में, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू V अपॉन आई। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, पहले डेल्टा V अपॉन V, ये रिलेटिव हो गया, डेल्टा V अपॉन V रिलेटिव हो गया ना, प्लस डेल्टा I अपॉन I रिलेटिव एरर। ये देखिए दोनों एरर्स क्या हो गई, ऐड। क्वांटिटीज क्या थी, डिवीजन में, क्वांटिटीज थी डिवीजन में, लेकिन एरर्स क्या हो रही हैं, ऐड। ये क्या निकाले हमने, रिलेटिव एरर। आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर जो गिवन है अपॉन आप जो एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर। ये वही लिखा है। तो डेल्टा V कितना है हमारे पास, यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना लिखा है, 5 अपॉन जो इसकी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो कितनी है 100, उससे डिवाइड कर देंगे। फिर दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस, प्लस, क्योंकि एरर्स क्या होती हैं, ऐड। यहाँ जाएगा आई में देखिए कितनी प्लस माइनस 0.2, यानी डेल्टा I कितना है हमारे पास 0.2, और करंट की ट्रू वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड कीजिए, राइट। अब आप इसे ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 अपॉन 100। ये आई रिलेटिव एरर, लेकिन हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 से 100 उड़ गया और ये क्या बचा, 7%। तो परसेंटेज एरर कितनी हो गई, 7%। यहाँ से क्या सीखना है हमें, क्वांटिटीज डिवीजन में थी लेकिन एरर्स फिर भी क्या हुई, ऐड। तो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर पावर की फॉर्म में हो जो एरर्स हैं, तब क्या होगा, अगर कोई क्वांटिटी पावर की फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे यहाँ निकाला एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड्स, ये दिया था, तो एरिया, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये लीजिए जेईई मेन का 15 में आया हुआ क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, पता है आपको। फिर मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। 20 सेंटीमीटर गिवन है वैल्यू, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है वो सिर्फ 1 mm की एक्यूरेसी दे सकता है। अगर उससे कम की वैल्यू है तो हमें नहीं पता चलेगा, यानी उससे कम एरर हो सकती है। तो मैक्सिमम जो एरर है वो कितनी होगी, 1 mm, यानी डेल्टा L की वैल्यू इनडायरेक्टली हमें बता दी, वो कितनी होगी, 1 mm, राइट। फिर कहा टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस कितना है, 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस का टाइम दे दिया 90 सेकेंड्स। अब डेल्टा T के बारे में नहीं बताया तो हम ये मान के चलेंगे कि जो छोटी यूनिट है वो कितनी है, सेकंड, तो डेल्टा T कितना रहेगा, 1 सेकंड। यानी एरर कितने की हो सकती है, 1 सेकंड की। अगर गिवन है तो बात अलग है, अदरवाइज आप कितना ले लेंगे, 1 सेकंड। तो बस यही पता होना चाहिए था हमें, ट्रू वैल्यू और एरर्स। अब फॉर्मूला गिवन है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब देखिए रूट का मतलब पावर कितनी, हाफ, पावर कितनी हो गई, हाफ। अब उसका क्या करें, तो पहले कर लीजिए स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू ये रूट हटके क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल अपॉन जी। जी आप लेंगे इस तरफ और टी स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब एरर्स लिखते हैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में, तो जी का क्या बन गया, डेल्टा जी अपॉन जी रिलेटिव और इंटू 100 परसेंटेज एरर। 4 पाई स्क्वायर ये तो नंबर है और कंफर्म नंबर में कोई एरर नहीं होगी, तो इसे छोड़ दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए किस पर, एल और टी स्क्वायर पर। अब देखिए एल अपॉन टी स्क्वायर ये डिवीजन में है, यानी एल और टी स्क्वायर में जो एरर होंगी वो ऐड होंगी। तो एल की परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब बात है टी स्क्वायर की, अब टी स्क्वायर में पावर है, तो देखिए पावर का क्या होता है, पावर आ जाएगी आगे,
यानी 2 आगे आ गया, और परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो टोटल एरर होगी ऐड, बिकॉज दोनों क्वांटिटीज थी डिवीजन में, एल अपॉन टी स्क्वायर, और जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्वांटिटीज कुछ हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी, और अगर पावर की फॉर्म में है तो वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एरर के साथ। तो सिंपल, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm, एल इज 20 सेंटीमीटर, और डेल्टा टी 1 सेकेंड, और टी कितना था 90 सेकेंड्स। कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 3%। सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। तो ये हुई सिंपल अलजेब्रा की बात। आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए इसमें, A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. 4 बार उसने एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नोट किया, और हर बार उसके एक्सपेरिमेंट से टाइम पीरियड अलग अलग आया। द डाटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 एंड 95 सेकेंड। ठीक है। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, अब यहाँ बता दिया कि मिनिमम वो जो क्लॉक था उसके पास वो कितना मेजर कर सकता था, 1 सेकेंड। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, अब मीन निकालना है इसका। देखिए मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी, आप चारों को ऐड कर दीजिए। मीन कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटीज हैं उनको ऐड कीजिए और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 4 बार, और वैल्यूज क्या क्या है, 90, 91, 92, 95, इनको ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया कितना, 92 सेकेंड। अगर हमें बात करनी है एरर की, यानी हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई और ट्रू वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस। अब ट्रू वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 92 सेकेंड, और एक्सपेरिमेंटल ये चारों वैल्यू दे ही रखी है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए 92 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 2 सेकेंड। ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया तो 91 सेकेंड हमारे पास रीडिंग आई, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, 92 माइनस 92, ओके। फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज रीडिंग 95 सेकेंड, तो इनका डिफरेंस आ गया 3। अगर इनको हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, और वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 1.5 सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल आंसर हुआ 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो मिनिमम डिवीजन है मेजरिंग क्लॉक में वो कितना है, 1 सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड को वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 इंस्टेड। क्या लिखेंगे, 2, 1.5 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर हो गया 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड्स। तो ये आएगा मीन टाइम। क्लियर है। तो ये था एरर्स के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।